अब इसमें उससे न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है ना। पहले इसके फैक्टर बनाओ, x² + 3x + 5, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x - 4x - 1, ये बनेंगे ना। तो किस वैल्यू के ऊपर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डोमेन क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ एक्सेप्ट 1 एंड 4। डोमेन क्या होती है, जो वैल्यूज x की आप इसके अंदर डाल सके, जो इनपुट कर सके। इनपुट होती है डोमेन, आउटपुट होती है रेंज। इनपुट होती है डोमेन, आउटपुट होती है रेंज। जो निकलेगी वैल्यू वो रेंज होती है, जो आपने डाली वो डोमेन। तो अब इसमें क्या नहीं डाल सकते, बस ये देखो डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसा कोई फैक्टर आ रहा है जो उस वैल्यू को रखने पर 0 बन रहा है, उसको नहीं डाल सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 डाल दूं तो 0 × 0 एनीथिंग इज 0, तो डिनोमिनेटर सारा कैसा हो गया, 0 हो गया। या 4 डाल दूं तो इन 4 और 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर डाल दो, x की कोई fx की कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स। चाहे वो डेसिमल में आए, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसी भी हो, पर आ जाएगी। एक इमेज कहते हैं उसको, जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है। और जो x है जो तुमने डाला है उसको हम एक नाम और देते हैं, जो डोमेन तो कहते हैं, उसको हम उस इमेज की प्री इमेज भी बोलते हैं। बात समझ रहे हो। ये अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, ए और सेट बी, फंक्शन a to b है, जो यहाँ वैल्यूज है वो x की हैं, जो यहाँ वैल्यूज आएंगी वो fx की आएंगी, जो आएंगी, जो निकल के आएंगी। ये सेट बड़ा भी हो सकता है। मैंने तुम्हें दो चीजें समझाई थी। एक समझाई थी कि भाई डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो डोमेन तो डालने वाला, रेंज जो निकले, और कोडोमेन क्या, जो सेट बी है पूरा का पूरा, ये पूरा सेट बी इज कोडोमेन। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स बच भी सकते हैं जो जिनकी कोई प्री इमेज ना हो, जिनकी कोई प्री इमेज ना हो। लेकिन फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। मतलब यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसकी इमेज ना निकाले हम, या ना होती हो। अगर ऐसा होगा देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ये कल हमने डिस्कस भी किया था। वो रिलेशन तो हो सकता है बट इट कैन नॉट बी ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 डाल दूँ, फंक्शन ले लूँ मैं fx इज इक्वल टू ए और बी तो डिफाइन नहीं होते हैं ना, ये डिफाइंड है। मान लो ये नेचुरल नंबर है कोई भी, ठीक है, और ये सपोज करो होल नंबर है। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल में 0 नहीं होता है, होल में 0 भी होता है। तो यहाँ पर नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 सारे। यहाँ क्या आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 सारे। अब मान लो मैं फंक्शन ले लूँ fx इज इक्वल टू x। अब मैं इसमें 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 डालूंगा 3 आ जाएगा, 4 डालूंगा 4, 5 डालूंगा 5, जो भी नंबर डालूंगा वो ही आ जाएगा। लेकिन इसका तो ये तो एलिमेंट बचा रह गया, ये तो बचा रह गया। तो इसका मतलब इसका जो हमारा रेंज आ रही है वो रेंज इस सेट बी से छोटी है, सबसेट है। कोडोमेन बड़ा है, उसमें बच रहा है कुछ, और रेंज हमारी छोटी है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ एलिमेंट बचा रह सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा रख दूं जिसकी कोई इमेज यहाँ हो ही ना, मान लो मैंने यहाँ x लिख दिया, सपोज वैसे कुछ भी नंबर ले लिया, तो उसकी कोई इमेज यहाँ नहीं है, तो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन बार बार दोहराया करो, बार बार रिवाइज करो उसको। Every element of A has a unique image in B. Every element of A has a unique image in B. ऐसा 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। उसका मतलब भी समझो कि कहना क्या जा रहा है ये, कि एलिमेंट A के जो सेट है उसकी किसी भी एलिमेंट की सबकी इमेज है, यूनिक इमेज है, सबकी है। ठीक है, कोई बचा नहीं है जिसकी इमेज ना निकले। ठीक है, तो ये आपको अब इसमें जो बच गया, तो मैंने कल समझा दिया था आपको भी, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं इनटू फंक्शन, एक होते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर तो ये ना होता, ये भी नेचुरल टू नेचुरल होता, इसमें भी नेचुरल होते, इसमें भी नेचुरल नंबर होते,
तो यही बस बनता सारा, जितने नेचुरल हर एक का x रखूँ 1 रखूँगा 1 आया, 2 रखूँगा 2 आया, 3 रखूँगा 3 आया। तो ये क्या बन जाता, दिस इज ऑनटू फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी कोडोमेन और रेंज सेम है, तो ये ऑनटू फंक्शन हो जाता। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं ऐसा लिख देता fx = x², तो फिर ये इनटू फंक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं यहाँ 1 डालता तो 1 आ जाता, 2 डालता तो 4 आता कि नहीं? अब 2 डालने पर 4 आया, 4 डालने पर 16 आता, 3 डालने पर 9 आता। तो ये जो बीच के एलिमेंट बचे, ये तो बचे पड़े रहेंगे, ये तो किसी की इमेजेस नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या लिया है, fx = x²। तो दे आर नॉट द इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ a, तो देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी कोडोमेन सबसेट है, सॉरी इसकी रेंज सबसेट है कोडोमेन की। समझ में आ गई बात? ये दिमाग में बिठाओ, अगले साल सबसे पहले इसी से भिड़ना जाएगा, पहला चैप्टर है क्लास 12 का। तो ये यहाँ पे समझ के जाओगे तो वहाँ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, नहीं तो वहाँ पे भी तुम्हारे को और भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑन टू इनटू तुम्हारे कोर्स में है नहीं, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन इसको समझ के जाओ यहाँ से 11 12 से, तो तुम्हारे लिए वो चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, सिंपल। ठीक, अभी तुमने रिलेशन पढ़े हैं, अगले सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ोगे, बस इतना ही। क्लियर होगी बात? तो डोमेन एक तो ये वाला है कि जिसमें डिनोमिनेटर हो, आपको उसका ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर किसी भी x की वैल्यू के ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ना है, माइनस कर देना, तो उसको डोमेन कहेंगे। ठीक है, अब और एक टाइप, मान लो क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा, fx = x - 5 का अंडर। अब इसकी क्या डोमेन होनी चाहिए, मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? तो मुझे ये पता हुआ है कि ये वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम कॉम्प्लेक्स नंबर या नॉन रियल नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स तो रियल प्लस इमेजिनरी हो जाएगा, पर ये क्या, ये पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा होगा, नॉन रियल नंबर, है ना। तो ये रूट के अंदर वाली वैल्यू, हम रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन रियल के नहीं करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, ये इक्वल्स टू होना चाहिए। अगर तुमने ये लिख दिया तो आपका आंसर वहीं गलत, 0 मिलेगा। ठीक है, बहुत थिन लाइन है, ये ध्यान रखना है। ये 0 हो सकता है ना, अगर मैं 5 डाल दूं तो 5 - 5, 0 का रूट क्या होता है, 0, तो 0 तो आंसर आ सकता है 5 डालूं तो इसका मतलब 5 भी इसमें डोमेन में आ सकता है। तो इसकी जो डोमेन हम अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इसमें ही क्या करना है, एक क्वेश्चन और बन जाए, मान लो ऐसा, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, रूट भी आ गया, दोनों चीज आ गई। रूट अब यह 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका जो डोमेन होगी वो होगी 5 से इंफिनिटी ओपन। इंफिनिटी हमेशा हम ओपन में ही रखते हैं, बाकी क्लोज या ओपन आपको वो करना है, डिसाइड कि क्या लेना है। समझ में आ गई सबको? उतारो उसको। तो जब भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसके फैक्टर हम बना सकते हैं, है ना, तो इसके 2 फैक्टर क्या आएंगे। अब हमें पता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, x की ऐसी वैल्यू डालूं जिससे इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए। तो ऐसे जब 2 फैक्टर्स आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं, डिवीजन में भी हो सकते हैं, तो हमें नंबर लाइन में यूज करना है, इनइक्वालिटी में जैसे करते थे। तो इससे 2 वैल्यू निकालो, एक -2 निकलेगी, एक 2 निकलेगी, फिर आप इधर की तरफ जाते हो, इधर के बीच में ऐसे ऐसे करते थे। तो पढ़ा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी में खूब अच्छे से। अब फिर इस पर डाल के देखते थे वैल्यू हम कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आती है, उसको भी मैंने आपको याद करवाया था, बताया भी था कैसे होता है। x की वैल्यू 2 से ज्यादा डाल लो, x की वैल्यू 2 से ज्यादा डाल लो, 3 डाल लो, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू डालने पर इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला है,
इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही। और वैसे ही याद करनी है क्योंकि तुम्हें देखना ही ना पड़े, तो मैंने बताया था एक्स का कोएफिशिएंट अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो दोनों कोने पे नेगेटिव आता है, बीच में पॉजिटिव आता है। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों कोने पे पॉजिटिव आता है, बीच में नेगेटिव। अब आपको चाहिए क्या, इस ये बनाने के बाद देखो हमें चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर है ना। अगर ये रूट ना होता फिर तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं था, फिर तो कुछ भी डालते जो मन में आता। एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते थे, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि रूट ही तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है उसके अंदर कि भाई पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो रूट है तो फिर हमें नंबर लाइन का यूज करना है, और हमें पता है कि इन दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। वो कहाँ आ रहा है, यहाँ -2 से 2 के बीच में, या -2 से 2 तक आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, वो 0 हो सकती है। अब इसमें दोनों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर -2 डालूंगा तो भी 4 - 4 0 हो जाएगा, और 2 डालूंगा तो भी 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये दोनों को हम इसमें रखेंगे, क्लोज्ड में रखेंगे, इंटरवल में क्लोज्ड में रखेंगे। ये डोमेन हो गए। लेकिन यही फंक्शन अगर आपके पास ऐसे आ जाए, काम सारा यही करना है उसको, बस डोमेन क्या हो जाएगी, ओपन ब्रैकेट में आपके पास, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में आ गया। अब 2 और -2 आप उसके अंदर नहीं रख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। फिर उससे समझ में आ गई बात। उतार दो कैंसिल। इसे कैसे करेंगे, x अपॉन ऑल रियल, ठीक है। तो इसके सारे डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल, क्योंकि ये नीचे क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ x की कोई वैल्यू इसको 0 कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब अगर मान लो फंक्शन ऐसे आ जाए, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब देखो इसका ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अंतर था दोनों में, ये x -2 था या 2 - x था, पर फंक्शन यही है। तो डोमेन आप किसके हिसाब से दोगे, ये नहीं कि अभी काट पीट के बैठ जाओ इसकी वैल्यू -1 रखो, ये नहीं करना। आपको केवल आंसर क्या देना है, जो फंक्शन है जैसा दिख रहा है वो उसमें आपको अपना डोमेन डालना है। तो क्या डाल सकते हो भाई, 2 नहीं डाल सकता मैं, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होती है, जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा -1 ही आएगा, चाहे कुछ भी डाल दो नहीं आएगा। जो भी कुछ डाल दो आंसर विल बी -1, चाहे आप इसमें 0 डाल दो, है ना, बस एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 तो हम डाल ही नहीं सकते। 2 डालने से क्या बन जाएगा, 0/0 विच इज अनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। मतलब उसको हम कुछ 5 6 या 7 टाइप्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू आज तक मैथमेटिशियंस नहीं बता पाए। जब हम लिमिट्स वाला चैप्टर करेंगे तो वहां मैं बताऊंगा। उसमें से एक है 0/0, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ तो 0/0 बन जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो बस 2 छोड़कर कुछ भी डाल सकता हूँ, पर रेंज क्या आएगी, क्योंकि डोमेन में जब 2 है ही नहीं तो मैं डालूंगा कैसे, है ना। मेरे बैग में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना चक्की में डालने के लिए, जो मशीन है मेरे पास उसमें डालने के लिए कुछ होना चाहिए। जब कुछ वो है ही नहीं, उसके अंदर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो डाल ही नहीं सकता, है ना। तो डोमेन में 2 नहीं है तो डाल ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ भी डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो रेंज इसकी क्या आएगी, हमेशा -1 ही आएगी। तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, रेंज इज -1, बस। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, अभी इसका नाम क्या होगा, तो कुछ होता ही नहीं, मैनी वन। एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो -1 ही आने वाला है, तो मैनी 1, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो मैनी 1 फंक्शन, 1 क्या बताएगा, जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। तो कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई, ये फिक्स्ड है,
तो उसकी रेंज हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। जैसे मैं लिख दूं fx इज इक्वल टू 5, अब x में कुछ भी डालता रहूं मैं, आंसर क्या आना है मेरे को 5, क्योंकि इधर की तरफ x है ही। मान लो fx मेरे पास क्या आ गया 5 है, अब मैं x को f1 डालूं 5, f2 डालूं 5, f3 डालूं 5, क्योंकि भाई इधर x है ही नहीं, डालूंगा क्या, वो तो 5 ही रहने वाला है। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसा होता है कांस्टेंट फंक्शन का? स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मान लो ये k वैल्यू होती तो ये लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दैट इज वैल्यू ऑफ सॉरी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी क्यों हुई? क्योंकि x तो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, लेकिन ये जो हाइट है आपकी, जो y की वैल्यू है, इट ऑलवेज रिमेन सेम। fx और y एक ही चीज होती है, fx का ही दूसरा नाम क्या है y। तो पहले सेट में हमारा x होता है, दूसरे सेट में हमारा y या fx होता है। समझ में आ गई बात? तो कुछ भी तुम डाल रहे हो तो ये x की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, इधर बढ़ेगी इधर कम होती जाएगी, और जो ये वैल्यू है इट विल ऑलवेज, अब k है तो k ही रहने वाली है, 5 है तो 5 ही रहने वाली है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा। और इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। और इसकी रेंज क्या होती है? जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी है, k दिया है तो k, 5 दिया है तो 5, 3 दिया है तो 3। समझ में आ गई बात? अभी इसका ग्राफ भी आएगा अभी आगे, तो मैंने बता दिया इसके पहले ही तुम्हें करवाया भी था मैंने कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ में। कोडोमेन तो बेटा वो डिफाइंड होता फंक्शन में। वो क्वेश्चन जब तुम्हें देगा ना ऐसे देगा, और वो तुम्हें कहेगा ए क्या है बी कौन सा सेट है, ये पहले ही बता देगा तुम्हें। ए इज डिफाइंड ऑन दिस सेट, बी इज डिफाइंड ऑन दिस सेट। अब वो ये भी कह सकता है ये नेचुरल नंबर है, वो ये भी कह सकता है ये इंटीजर टू इंटीजर है, ये भी कह सकता है इंटीजर टू नेचुरल नंबर, कुछ भी बोल सकता है। ये डिफाइंड होगा, डोमेन इज ऑलवेज डिफाइंड, कोडोमेन इज ऑलवेज डिफाइंड। रेंज आपको निकालनी है, ठीक है। अभी तुम्हें इस साल डोमेन रेंज सिखा रहे हैं हम, ताकि अगले साल आपको जब टाइप ऑफ फंक्शन करना पड़े तो रेंज ही मेन है उसमें, वहां भी डोमेन नहीं निकालनी। अगले साल के लिए भी आपको रेंज पर जोर लगाना है, रेंज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डोमेन तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर कि इस पे डिफाइन है सेट क्यों। यहाँ इस साल तुम्हें डोमेन भी बतानी पड़ेगी, जैसे अभी मैं करवा रहा हूँ इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है ना। अगले साल रेंज की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने क्वेश्चन कर लिया fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो अब ये आ जाए और तुमसे कहे इसकी रेंज बता दो भाई। अब एक बार इससे पहले एक और रुक जाओ एक मिनट, fx इज इक्वल टू मान लो ऐसा आ जाए x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसलिए अगर इसकी रेंज बता, फाइंड द रेंज। तो हम इसमें रेंज निकालने का तरीका क्या है, आप इसे y की इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना। अभी तो क्या दे रखी है आपको, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखी है, अब आप निकाल रहे हो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे आ गया x। अब x क्या होता है? डोमेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर y की क्या वैल्यू मेरी नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 डालते के साथ ही क्या हो जाएगा, 0 है ना। और अगर यहाँ मैंने 1 डाल दिया और 0 के इधर मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो ऐसे रखा मैंने, ठीक है। तो x की क्या कोई वैल्यू आती है इस करने से, ये भी ध्यान रखना। मैंने पहले भी समझाई थी बात, आपको फिर समझा रहा हूँ। आंख बंद करके इसको देखते के साथ ही आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वही रेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। पहले ध्यान से देखो, फिर देखो क्या ये y 1 इस फंक्शन में रखने से x की वैल्यू कुछ आ जाती है कि तुम्हारे पास। अभी मैं उसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा भाई y1 नहीं होना चाहिए, मैंने क्या बोला आपको, y1 नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ रेंज क्या होगी इसकी,
ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये जो एक्सेप्ट 1 मैंने बोला है, क्या ये 1 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या मुझे कोई x की वैल्यू मिल रही है? तो आप देखोगे नहीं मिल रही है, क्योंकि -2 इज इक्वल टू -1 या 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो एब्सर्ड हो गया, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 2 1 के बराबर हो जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, शायद यही वाला है, ध्यान नहीं मेरे को, भी मैं करूँगा तो पता चलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था मैंने तुम्हें कि जिसमें ऐसा बनता था, हम देखते थे कि भी नीचे डिनोमिनेटर में ये कहते थे कि 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 जब हम फंक्शन में डाल के देखते हैं तो x की वैल्यू कोई ना कोई उसमें आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि भाई y की वैल्यू पर x की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि y की क्या है, व्हाट इज y? y इज रेंज। y क्या है? रेंज। इसका मतलब रेंज में जो नंबर आया है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज आपके पास है। इसका मतलब डोमेन के अंदर वो नंबर है जो उसके डालने से आ रहा है। तो अब इसमें नहीं आ रहा है ना। अब मैं इसके अंदर अगर x को 1 डाल देता हूं तो इसके अंदर y की वैल्यू, y को 1 डाल देता हूं तो x की वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन अगर आ जाती है तो मैं उसको कंसीडर करूंगा, फिर उसे माइनस नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझ में आ गया सबको? अब मान लो ये लेता हूं मैं, ऐसा आ गया। अब जरा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा आया। अब मुझे निकालना था y x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर भी आ गया और x भी आ गया। यहाँ तो एक ही चीज होती थी, या तो x होता था, x x से दोनों जगह। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख लूं। अब ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इन x। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब ये समझो, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो इस टाइप की होती है ना, ऐसी होती है। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करते थे। क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगर मैं इससे देखूं तो x, अब ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए b है, ये मेरे लिए c है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप देखोगे b स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे पता, अब मैं इसको देखकर ये बताऊंगा कि मेरे पास y की क्या क्या वैल्यू में ले सकता हूं, क्या क्या हो सकती है। बात समझ में आ रही मेरी? अब क्योंकि ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है। अगले साल 12th क्लास में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आता, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है जो मैं अब समझा रहा हूँ तुम्हें। क्या हो सकता है स्कूल में ना कराए, तुम्हें बताया नहीं, पर सबसे ज्यादा बोर्ड में आता क्वेश्चन इस टाइप, जिसमें ये हम रेंज निकाल के देखते हैं और ये फिर बताते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना क्या समझा रहा हूँ। तो ये वाला जो वेक्टर है हमारा अंदर, एक तो रूट में है इसलिए और ये क्वाड्रेटिक है, तो अभी क्वाड्रेटिक वाला मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको, ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कराया ना, बिल्कुल वैसे ही तो करेंगे इसको भी। तो 1 माइनस 2y इसको बना लो अलग से, 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y इसका अंडर रूट। अब मैं y की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, तो तुम वैसे ही पता चल रहा है दोनों का कोफिशिएंट कैसा है। एक तो देखो यहाँ डाल दो, ये माइनस हाफ ये प्लस हाफ, ऐसे होगा ना। तो दोनों ऑपोजिट साइन के तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होगा। तो इसके बीच की वैल्यू लेनी है, मेरे को पॉजिटिव वाली तो लेते हैं रूट के अंदर। एक तो ये वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, और क्योंकि ऊपर है तो मैं इसको क्लोज में लिखूंगा, एक कंडीशन तो ये। फिर डिनोमिनेटर y भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में y भी आ रहा है, तो क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं पहली इंस्टेंस में ये ऐसे लिखूंगा, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले जो मैं माइनस करता हूँ उसको मैं फिर फंक्शन में डालूंगा जाकर यहाँ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने 0 रखा तो इससे x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो सेट V में एलिमेंट है उसकी प्री इमेज है। इसका मतलब y को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी प्री इमेज वहां अवेलेबल है मेरे पास। तो इसका मतलब उस x इज इक्वल टू 0 की इमेज क्या आई? 0 ही है। बात समझ रहे हो? मतलब
अगर मैं यहाँ पर डालूंगा x को 0 तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखो डालने x0 डालो, 0/1 + 0 क्या आ गया, इसका मतलब 0 को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी छोड़ो ना डिनोमिनेटर में जो चीज है उसको एक बार फंक्शन में डाल के देखना क्या उससे मेरे को कोई y की वैल्यू आ रही है। जो ये y की डाली है तो x की वैल्यू आ रही है। अगर आ रही है तो y को नहीं छोड़ना है, ये रेंज में देखना है आपने केवल, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, समझ में आ गई बात। तो ये इसमें जैसे ही -0 करोगे, क्योंकि तुम्हारा ये सारा का सारा तो खैर कैलकुलेशन होगा ही होगा, लेकिन इसके मार्क्स कट जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी रेंज, ठीक है। तार लो इसको फटाफट, रेंज निकालिए, व्हाट फाइंड द रेंज। तो y के बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2y - 3 = x²y, x² कितना हो जाएगा 2y - 3/y, x कितना हो जाएगा √2y - 3/y। हमेशा ध्यान रखना है x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालनी है आपने जब भी आपको रेंज निकालनी, ठीक, समझ में आ गई बात। अब रूट के अंदर दो फैक्टर चाहे तो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, नंबर लाइन मेथड ही लगाना है। दो फैक्टर रूट के अंदर चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, यू हैव टू अप्लाई नंबर लाइन मेथड। तो नंबर लाइन मेथड मींस इससे दो वैल्यू निकलेंगी y की, एक तो इसको 0 रखूंगा तो 0 निकलेगी, और इसको 0 रखूंगा तो y 3/2 निकलेगी, है ना, ये निकलेगी ना। तो एक बार 0 और एक बार 3/2, पहले छोटी वैल्यू रखते हैं नंबर लाइन को, बड़ा वैल्यू बाद में। फिर देखो आप ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये मैंने समझा दिया आपको, फिर समझ लो। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर्स के कोफिशिएंट सेम साइन लो। कोफिशिएंट का साइन की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी की नहीं। यहाँ 2 है या 1 है ये नहीं, पॉजिटिव साइन है दोनों, तो कौन ए पे पॉजिटिव आना है, बीच में नेगेटिव आना है, ऑपोजिट है तो कौन ए पे माइनस आना है, बीच में प्लस आना है। अगर भूल जाओ तो वैल्यू रख के देख लो, 3/2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख के देख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, ये देखो इसका जो है फ्रैक्शन वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसे मान लो मैंने 4 रख दी, तो 4 2 से 8, 8 - 3 कितना हो गया 5, 5/4 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हमने जो लगाया है वो ठीक लगाया, ठीक। अब ये क्या हो सकता है, इसकी रेंज क्या होगी फिर भाई, -∞ से 0, ठीक है, 0 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर भी देखना है ना, और यूनियन 3/2 से ∞ ये ले सकता हूँ, दिस इज माय, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस प्रकार से आपको रेंज करनी है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, व्हाट इज डोमेन, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और -1, क्योंकि 1 डालूं या -1 डालूं, इसको वैसे तुम अगर देखना चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो, 0 के बराबर रखो x² 1, x आगे प्लस माइनस, तो मतलब वैल्यू x1 और -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी डाल दो, डोमेन तो ये होगा। रेंज के लिए आपने इसको इसकी इक्वल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, है ना, y - x² y = 1, तो y - 1 = x²y, और y - 1/y का रूट, ऐसे आ गया। अब फिर नंबर लाइन बना लो, एक 0 और एक 1। अब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा है, तो आपकी एक तो ये बन गया, इसे ओपन रखना है, और यूनियन 1 से ∞ इसे क्लोज रखना है, ये आपकी रेंज आ गई, दिस इज योर रेंज। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया। व्हाट इज द डोमेन, ऑल रियल नंबर्स। उसका रीजन क्या है भाई, sin 3x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 2 - sin 3x is
इक्वल्स टू 0, तो sin 3x क्या आ जाएगा 2। तो कह दो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। तो sin 3x कभी भी 2 हो ही नहीं सकता, और जब 2 नहीं होगा तो डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होगा, है ना डोमेन। तो इसलिए यहाँ x की कुछ भी वैल्यू डालो आप, वो 2 से छोटी आएगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, कम से कम क्या हो सकती है -1, और 2 से छोटी ही रहेगी। बात समझ में आ गई। तो sin 3x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या लिख दी हमने, सारे रियल। अब रेंज कैसे निकालेंगे वो चीज समझ लेंगे। पेन को रख देना नीचे और केवल समझ। अब रेंज निकालने के लिए इसको आपको वैसे नहीं करना y से, अब इसको समझना कैसे करना है। ये आपने सीख लिया, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं ये बनाने वाला हूं बीच में ये बनाने वाला हूं, तो इसमें माइनस sin 3x है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन कैसे हो जाएगा, है ना, ये बताया था मैंने तुम्हें ऐसा। तो इसको फिर से मैं ऐसे लिख दूं, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही वैल्यू थी ना, दोनों तरफ क्योंकि -1 और 1 ही था, इसलिए ऐसा दिख नहीं रहा कि कुछ चेंज हुआ, लेकिन चेंज सारा हो गया, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए कि अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता, कुछ भी वैल्यू x की होती, ऐसे होती, और मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये -2 ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है ये। तो ये वैल्यूज बदल गई ना, ये इधर आ गई, इधर आ गई नेगेटिव। बात समझ में आई? ये इसमें और इसमें अंतर समझ में नहीं आता। लेसर ग्रेटर की मारी हुई है नहीं। हाँ फिर बता, एक क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये और ये तो एक ही चीज है। हाँ, तो फिर वो ऊपर वाले ठीक है, तो वो जो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, ये सेम नहीं है। इसमें मैंने माइनस मल्टीप्लाई करा, तो बीच के साइन बदले ना, बीच के साइन बदले। तो ये लेसर वाली जो है वो है इनइक्वालिटी, ग्रेटर में होगी, तो यहाँ ऐसी बना दी, ये ऐसी बना दी। तो ये इसको मैं जब इंटरवल लिखती है तो हमेशा कैसे लिखती है बेटा, छोटे से बड़े की। तो छोटा तो ये है ना, तो दिस इज लेसर देन दिस एंड दिस इज लेसर देन दिस, ऐसे तो लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखने की जगह बेटा बात नहीं कर, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जाना, मैं डंडा उठा लूंगा। रोजबेरी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो अब आपको कैसे याद रखना है इसको, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू नेगेटिव के साथ यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव के साथ यहाँ आ जाएगी, बीच वाली तो नेगेटिव हो ही जाएगी, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ 1 और -1 ही थे तो पता ही नहीं चला, इसका नेगेटिव करा वो इधर पहुंच गया, इसका नेगेटिव करा वो इधर आ गया, तो फिर -1 ही बन रहे। तो इसलिए हमें कोई परेशानी हुई नहीं इसमें। अब मुझे 2 से वो करना है यहाँ पे बीच में, तो क्या करा मैंने, 2 ऐड कर दिया सब में, ऐसे कर दिया, तो ये हो गया 1। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अब अगर ऐसे लिखी हुई कोई वैल्यू है ना, इसको 2 लिख दो। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं, अब इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 1/2 1/x 1/3। अब इनइक्वालिटी बदलेगी क्या, 2 छोटा है 3 से, लेकिन क्या 1/2 1/3 से छोटा है नहीं है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी बदल गई। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी बदल जाती है। भाई 2 था वो 3 से छोटा था, लेकिन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3,
तो अब अगर मैं इसकी इनइक्वालिटी करूंगा, इसका सॉरी रेसिप्रोकल करूंगा, तो क्या होगा, ये 1/3 तो यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और ये यहाँ आ जाएगा। भाई इसका रेसिप्रोकल हो गया तो छोटा हो गया, वो तो यहाँ आ गया, और इसका रेसिप्रोकल हो गया बड़ा हो गया, यहाँ आ गया। वैसे भी दिख रहा है 1/3 लेसर देन 1, तो सामने दिख रहा है 1/3 ऑलवेज लेसर देन 1। बात समझ में आ रही है? इसकी रेंज क्या होगी, इसमें कुछ भी डालोगे यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम 1 to 1/3 टू दिस इज योर समझ में आ गई? चलो, तो पहली बात तो ये डोमेन क्या होगी पहले फंक्शन की, 0 to अरे डोमेन बेटा सारे रियल नंबर कुछ भी डाल ले, 0 to infinity की। भाई ऊपर थोड़ा ऊपर है मॉडुलस में, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1/0 तो नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर ही नहीं है, रूट नहीं है, दो ही चीज तो पढ़ाई है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी डाल दो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। डोमेन इज दिस, रेंज क्या होगी इसकी, 0 to infinity। 0 to infinity। क्यों? केवल पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, ये y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, समझ में आ गई? तो इसकी रेंज होगी 0 to infinity। दूसरे क्या जो इसकी डोमेन क्या होगी, 2 से बड़े नंबर, ये 2 या 2 से बड़े नंबर है ना, तो 2 या 2 से बड़े नंबर। इन्फिनिटी इसकी तो सब 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए भाई, x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो जाएगी। अब रेंज कैसे आएगी इसकी, y रखोगे 0 to infinity। फिर स्क्वायर करोगे, फिर 2 को इधर करोगे, हैं? क्या करिए? मतलब 0 to infinity है रेंज। अच्छा कोई बात नहीं, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू, अब y की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ? अब एक बात ध्यान से समझना इस बात को, ये वैल्यू है y की ना, ये रूट है, ये पॉजिटिव ही है केवल, तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जैसे यहाँ पर था ना, y की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो हमने सीधा 0 to infinity लिया। यहाँ भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर रूट उन्होंने लगा के दिया, हमने नहीं लगाया, तो उन्होंने केवल पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू में क्या डाल सकता हूँ, y जब सारी पॉजिटिव ही आने वाली है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कुछ भी डालूंगा, लेकिन नेगेटिव डाल ही नहीं सकता, इसमें नेगेटिव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि y तो पॉजिटिव ही आएगी। मतलब इस जो बॉक्स है ना मेरा, ये x है, ये y है, इसमें नेगेटिव नंबर्स ही नहीं है। मेरी बात समझना, देखो हम रेंज कैसे चेक कर रहे हैं, हम इसमें सब में ये चेक करते हैं कि y जो यहाँ पर नंबर्स आए हैं मेरे, क्या उनकी कोई प्री इमेज पीछे है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेंज में हम निकाल क्या रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं इससे, ये जो y के नंबर्स आए हैं यहाँ पर, क्या उनकी कोई प्री इमेज इसमें है? अगर प्री इमेज नहीं है, अगर यहाँ y तो है पर उसकी प्री इमेज यहाँ नहीं है, तो फंक्शन ही नहीं है, नहीं, हर एक नंबर की एक इमेज तो होनी चाहिए, तो उस इमेज की प्री इमेज भी तो होनी चाहिए, तो अगर प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ही नहीं है। तो अब हम यही चेक करते हैं, पर y में सारे ही पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये भी तो देखा हमने कि भाई y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं y पॉजिटिव ही डालूंगा, नेगेटिव डालूंगा ही नहीं, y में केवल यहाँ पर क्या डालूंगा, पॉजिटिव नंबर्स डालूंगा। तो इसलिए यहाँ इस x की वैल्यू जो भी कुछ आएगी, x की जो भी यहाँ पे y की वैल्यू डालूंगा, उससे कोई ना कोई x की वैल्यू मेरी जरूर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से इंफिनिटी। डालनी पॉजिटिव है मुझे, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसकी रेंज क्या होगी, व्हाट इज द रेंज, 0 से। सर फंक्शन के लिए बस इमेज होना जरूरी नहीं है, प्री इमेज होना हो। हटा देता हूँ,
अब इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसको पहले वेक्टर बनाना है, अंडर रूट के अंदर है, नंबर लाइन पे डालना है, एक वैल्यू -3 एक वैल्यू 3, ऑपोजिट साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो -3 से 3, तो ये क्लोज इंटरवल में दिस विल बी डोमेन। तो डोमेन में तो नेगेटिव नंबर है, डोमेन में तो नेगेटिव है, लेकिन y में जो y है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये प्लस वाला साइन वाले हैं, कुछ भी x की वैल्यू डाल दो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। भाई x यहाँ पर जब तुम इसके बीच का कोई भी डाल दो नंबर, इसकी कोई भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये डोमेन हो गई। रेंज निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, और फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इसको हटाओगे तो ये अंडर रूट। तो अब फिर से इसके लिए नंबर लाइन ही बनाओगे कि नहीं? जो अंदर वाला है वेक्टर उसके हिसाब से तो यही बनना चाहिए कि नहीं? भाई इसी रेंज पे सेम फैक्टर है, ये सेम बन गया ना। मैं उससे पूछा भी y की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ मैं, तो मैंने कहा भाई ये ले सकते हो, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि y तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पूरा फंक्शन इंटरवल मेरा नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको कट शॉर्ट करूंगा, ये नहीं होगा, 0 to 3 होगा, दिस विल बी माय। क्लियर होगी बात है? तो रेंज ऐसे निकाल लिया, समझ रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं इसमें 1.1 डाल दूं तो भी 1, और 1.99 डाल दूं वो भी 1। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1, ये -2, ये -3, इस तरीके से। तो 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू ले लूं, मान लो मैं 0.9 ले लूं और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालूंगा, तो इससे पहले वाला इंटीजर वो उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसके बीच में कोई वैल्यू डाल दूं, मान लो -0.2, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। इसके बीच में डाल दूं कहीं पे -1.4, तो इससे पहले वाला इंटीजर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनाएंगे अभी हम, पिछली बार ही बताया था, सीढ़ी की तरह बनता है ना, ऐसे। तो ये तो ये होता है। अच्छा, इसकी डोमेन क्या है? कुछ भी डाल दो, कोई रोक नहीं सकता है, कुछ भी डाल लेते हैं, है ना। 0 तो बनेगा नहीं, रूट में है नहीं, तो कुछ भी डालोगे तुम, यू विल गेट डोमेन। डोमेन क्या है? ऑल रेंज। रेंज क्या है? इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स, z। इंटीजर पे वैल्यू इंटीजर ही होती है। 1 डालूंगा इसके अंदर तो 1 ही आएगा, 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा, 1.1 डालूंगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उससे पहले वाला इंटीजर आना चाहिए। जो भी नंबर तुमने डेसिमल में डाला है उस नंबर से छोटा इंटीजर आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही थी? बताइए -2.7 का क्या आंसर आना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x) = x, मतलब x की जो वैल्यू डालूंगा वही आइडेंटिकल वैल्यू y की आ जाएगी। x1 डालूंगा तो 1 आ जाएगी, 2 डालूंगा तो 2 आ जाएगी, 3 डालूंगा तो 3 आ जाएगी। आइडेंटिकल फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ है ऐसा। वन तो है ही, फंक्शन में 1 कैसे, जैसा क्या होता है? अभी मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ तेरे को, अभी तो मैं सिर्फ डोमेन रेंज और ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? व्हाट विल बी द डोमेन? ऑल रेंज। रेंज क्या होगी? ऑल रेंज। y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो डालोगे, तो x की कोई ना कोई तो होगी ना उसके पीछे, तो इसकी डोमेन रेंज दोनों। और इसका ग्राफ कैसा है? जो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। और एक और खास बात कि ये एंगल 45 डिग्री है ना। अभी हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये समझ में भी आ जाएगा आपको, ये 45 भी कैसे बनाया है, ये भी समझाऊंगा। तो ये इसका आइडेंटिटी फंक्शन का वो। इसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। जब टाइम हो जाए तो बता देंगे, है ना। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? f(x) =
इसकी डेफिनेशन हमने समझी थी पहले, ये माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 हो, प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होता है? अब इसमें डोमेन क्या होती है, पहले डोमेन रेंज करते हैं, अभी कर भी ली थी हमने। डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज 0 to infinity, पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना? ठीक है, अब इसका मतलब है y की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अब ये देखो, ये वाला फंक्शन इसके जैसे नहीं दिख रहा, f(x) तो इसकी जो वो होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, नीचे नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि नीचे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर ऊपर, और y -x जो होगा वो ये होगा, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज। ये y x है, ये y -x, बिल्कुल ऐसे से। ये 45 डिग्री बना रहा है और ये इसके साथ 45 बना रहा है, ऐसे। तो ये मॉडुलस फंक्शन का हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक, आसान है इसलिए जल्दी बना रहा हूँ। स्टेप फंक्शन कल को करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेता है बनाने में, समझाने में, इसलिए उसका ग्राफ कल को टाइम हो गया।